हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। कल से आप सभी ने देखा होगा ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ। आइए इस वीडियो में मिलकर इन डिटेल समझते हैं कि ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और साथ में एक नया नाम रेजा पहलवी बहुत चर्चा में है। ये भी समझेंगे कि रेजा पहलवी कौन है और इनका क्या इम्पैक्ट है ईरान में। साथ में समझने का प्रयास करेंगे कि ईरान क्रांति क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भारत के भी बहुत इंटरेस्ट हैं चाबहार पोर्ट में, तो ये भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो उसके हाल के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों की जैसे आग लगी हुई है, लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोग अब सीधे सीधे सुप्रीम लीडर को चुनौती दे रहे हैं, और ईरान में ये एक ऐसी बात है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये ईरान की सड़कों पर गूंज रही हजारों लाखों लोगों की आवाज है। तानाशाह मुर्दाबाद, खामेनेई मुर्दाबाद। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की नहीं रह गई है, लोग अब पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल देना चाहते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सीधे टारगेट करने का मतलब सिर्फ सरकार की किसी पॉलिसी का विरोध करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी सत्ता को सीधे सीधे ललकारना, और ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक अस्तित्व का संकट बन गया है। अब इन सब विरोध प्रदर्शनों के बीच कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। एक ऐसी आवाज सामने आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी, जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, वो अचानक सामने आते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि सड़कों पर उतरो और इस विरोध को और भी तेज कर दो। तो सवाल उठता है कि रेजा पहलवी हैं कौन, और उनके परिवार का इतिहास आज भी ईरान के लिए इतना मायने क्यों रखता है? इस सवाल का जवाब समझे बिना हम आज जो ईरान में हो रहा है उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1925 में, जब रेजा शाह ने पहलवी राजवंश की नींव रखी और ईरान में मॉडर्नाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। फिर 1967 में उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने अपने बेटे यानी रेजा पहलवी को क्राउन प्रिंस, मतलब युवराज बनाया। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरानी क्रांति ने राजशाही को उखाड़ फेंका और पहलवी परिवार को हमेशा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। देखिए, शाह के दौर की जो विरासत है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो देश में वेस्टर्न स्टाइल का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, महिलाओं को अधिकार मिल रहे थे, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। एक तानाशाही शासन था, राजनीतिक दमन था, खुफिया पुलिस का डर था और पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल नहीं थी। तो यही वो विरोधाभास था जो आखिरकार 1979 की क्रांति की एक बड़ी वजह बना। तो 1979 में जब क्रांति हुई तो क्या हुआ? क्या ईरान को वो लोकतंत्र मिला जिसकी उम्मीद बहुत से लोग कर रहे थे? नहीं, राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह जो सिस्टम आया वो बिल्कुल अलग था, और शायद जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ईरान बन गया एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां सरकार चलाते तो धार्मिक नेता हैं, हाँ, वहां प्रेसिडेंट जैसे चुने हुए पद हैं, चुनाव भी होते हैं, लेकिन असल पावर, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, चाहे वो सेना हो, कोर्ट हो या मीडिया, वो सब कुछ सुप्रीम लीडर के हाथ में ही होती हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं। आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी शिकायतें हैं जिनकी वजह से लोगों का सब्र अब टूट गया है और वो सड़कों पर उतर आए हैं? इस पूरे गुस्से की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह है ईरान की चरमराती हुई इकोनॉमी। ऑफिशियल आंकड़े तो महंगाई दर को करीब 10% बताते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो 40 से 50% या उससे भी ज़्यादा है। अब ज़रा सोचिए, ऐसी कमर तोड़ महंगाई में एक आम इंसान अपना गुजारा कैसे करे? और अगर इकोनॉमी की हालत समझनी है तो बस ये एक नंबर काफ़ी है, 14,20,000। जानते हैं ये क्या है? ये उतने ईरानी रियाल हैं जो सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। ये दिखाता है कि देश की करेंसी पूरी तरह से ढह चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आम लोगों की जिंदगी की मुश्किलों का प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ पैसे या इकोनॉमी की नहीं है। ये गुस्सा दशकों से जमा हो रहा था। सालों का सामाजिक और राजनीतिक दमन, आज़ादी से चुनाव न होना, बोलने की आज़ादी पर पाबंदी, और ऊपर से एक आम धारणा कि जो मौलवी वर्ग सत्ता में है वो तो भ्रष्टाचार में डूबा है।
लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर तो उन पे पड़ रहा है, नेताओं पर नहीं। तो जब लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, तो सरकार क्या कर रही है? वो इस विद्रोह को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? सरकार का एक तयशुदा तरीका है, एक प्लेबुक है। सबसे पहले मोबाइल डेटा बंद कर दो ताकि लोग आपस में बात ना कर सकें। फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स को ब्लॉक कर दो। इसके बाद सड़कों पर पुलिस और अपनी सबसे ताकतवर फोर्स IRGC को उतार दो। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करो और जो ना माने उस पर बल का प्रयोग करो। और इस बार प्रोटेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें कौन शामिल है। ये सिर्फ किसी एक ग्रुप का आंदोलन नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स और शहरों के युवा हैं, बाजारों के व्यापारी हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं, यहाँ तक कि रिटायर्ड कर्मचारी और पेंशनर्स भी शामिल हैं। मतलब ये पूरे ईरानी समाज का एक मिला-जुला मोर्चा है, जो बताता है कि असंतोष कितना गहरा है। अब जाहिर है, जब ईरान में इतनी बड़ी हलचल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका मानवाधिकारों और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो हिंसा को लेकर सीधी चेतावनी भी दी थी। वहीं भारत के लिए भी ये मामला बहुत अहम है। चाबहार पोर्ट में भारत के बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वहाँ की अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का सबब है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान का भविष्य क्या होगा। ये संघर्ष सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि ईरान की आत्मा और उसके भविष्य की लड़ाई है। हाँ, ये सच है कि कुछ प्रदर्शनकारी पुरानी राजशाही के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों की असली इच्छा किसी राजा को वापस लाने की नहीं है। उनकी असली इच्छा है एक ऐसे लोकतांत्रिक भविष्य की जो किसी भी तरह की तानाशाही से आजाद हो, चाहे वो शाह की हो या मौलवियों की। तो ईरान आज एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है। उसके सामने 3 रास्ते हैं: राजशाही, धर्मतंत्र या लोकतंत्र। ईरान इनमें से कौन सा रास्ता चुनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और ये तय करेगा कि इस महान देश का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ईरान में वर्तमान समय में जो भी चल रहा है आप सभी को इन डिटेल समझ में आया होगा। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी की आवाज़ मैटर करती है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। RBL एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी को ऐसी अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।